ग्रीन टी पिलवा दीजिएगा। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज परफेक्टली फाइन। कल मैंने आप लोग के सामने में जो टॉपिक डिस्कस किया था उस टॉपिक के आगे यदि मैं आपको ले चलूं, बबीता जी खुश रहिए, त्रिनाथ बाबू, गौरव, मुस्कान, निवास, अभिषेक, एकता, केशव, कृष्ण, निवास, अरुण प्रजापति, मुरादाबाद की धरती से दंडवत प्रणाम। वाह, जय हो। अरुण कुमार मेघवाल, अनुराग जी, दीपाक्षा चौरसिया, पूनम कुमारी, रविंद्र पवारा, पवन कुशवाहा। डार्क एज के लिए कौन सा पिलर इंपॉर्टेंट है? कोई पिलर इंपॉर्टेंट नहीं है डार्क एज के लिए। वरुण, गायत्री, वैभव, प्रिंस, उमे, नजीर, विकास, सतीश, ज्योति, कुर्बान, मुस्कान, खिमानी, श्रुति, मीनी कुशवाहा, गौरव, आभा उपाध्याय, कृष्ण, सोनाली, स्वाली। चलिए, आप सब लोगों को नमस्कार। और इसके साथ अब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपसे मिलने तो कैसे मिला जाए, कहाँ पे मिलोगे आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुखर्जी नगर के पास में ही मेरा आवास है। आप यहाँ मिल सकते हो। जब कई लोग एक साथ हो जाओ तो मिलने आ जाना। डार्क एज के लिए कौन सा 6 पिलर डिक्लाइन होगा तभी कहेंगे कि डार्क एज है। ऐसा कोई 6 पिलर डिक्लाइन ऐसा थोड़े न है कि तभी कहेंगे कि डार्क एज है। तो ये जो टेक्निकल तरीके के शब्द लिखे हुए हैं ऐसा कुछ नहीं। अरे सीधे सीधी बात यह है कि डार्क एज हम तब कहते हैं जबकि अर्थव्यवस्था में पतन हो, समाज में पतन हो, संस्कृति में पतन हो, राजनीति में, प्रशासन में पतन हो, जब लोगों का जीवन स्तर नीचे गिर रहा हो तो हम इसको डार्क एज कहते हैं। और यदि वह पिछले युगों की तुलना में काफी नीचे गिर गया हो तो उसे हम डार्क एज कहते हैं। डार्क एज का मतलब ऐसा एज जिसमें कि स्थितियां बुरी नजर आए। उसको अनेक तरीके से लोगों ने अपने अपने शब्दों में पिरोया है। कोई उसको कलयुग कहता है तो इसका मतलब हुआ नैतिक स्तर नीचे गिर गया, वही डार्क एज है। कोई राजनीतिक विघटन को भी पतन मानता है, वही डार्क एज का एक पार्ट है। लेकिन जब कई सारे एंगल से आपको पतन नजर आने लगे और वह पिछले युग की तुलना में भी पतन का संकेत देने लगे तो आप उसे डार्क एज कह सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इतिहास के किसी भी एक कालखंड को हम डार्क एज के रूप में नहीं जानते हैं। इतिहास का कोई एक कालखंड ऐसा नहीं होता है जबकि सब कुछ अंधेरा हो जाता है। पिछले युगों की तुलना में कुछ जगहों पे आप बेहतर हो जाते हैं, पिछले युगों की तुलना में कुछ जगहों पे आप बदतर हो जाते हैं। कुछ नई चीजें उभर रही होती है जिसकी जमीन पे अगला युग और बेहतर हो जाता है। और हर युग में यही होता है। अतः किसी युग को स्वर्णिम करार देना, किसी युग को अंधकार युक्त करार देना, ये सब इतिहास लेखन की बड़ी ही उथली, बड़ी ही सतही समझ पर आधारित मान्यताएं हैं। नो एज कैन बी काउंटेड एज अ डार्क एज, नीदर एन एज ऑफ गोल्डन ग्लोरी। मनीष बाबू, अभी तो मुश्किल है दिन में मिलना क्योंकि दिन भर में 4 क्लास चलता है और 4 क्लास चलते हुए I remain normally 100% packed throughout the day. So the possibility of meeting any individual is only on the weekend and weekday में तो मैं अपने घर वालों से भी कम मिल पाता हूँ।
पॉलिटिकल कल्चर सोसाइटी रिलीजियस ये सब डिक्लाइन होगा तो बोल सकते हैं ना डार्क एज। पवन बाबू मैंने जितना समझाया वो उससे ज़्यादा गहरा है, तो समझ गए होगे तो आगे बढ़ो ना। वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? हाँ हाँ, वीडियो अपलोड नहीं होने का कुछ कारण है, आज हो जाना चाहिए, आज हो जाना चाहिए। चलिए अब आप लोगों को मैं ले चलता हूं पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर। पोस्ट मॉडर्न एज के अंतर्गत सबसे पहला एज है वो है सुंग काल। सुंग काल, सुंग के बाद आपको दिखाई देगा कण्व काल। कण्व के बाद आपको दिखाई देगा सातवाहन। उसके बाद इधर आपको दिखाई देगा खारवेल। खारवेल, ये चार ऐसे राजवंशी हैं जो प्रोमिनेंट माने जाते हैं मौर्योत्तर काल में, जिनका ओरिजिन भारतीय है। यानी भारत के अंदर भारतीय मूल के शासक वंश ये चार हुए। और यदि आप डीप साउथ में जाकर देखें, डीप साउथ सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण में देखेंगे, तमिलनाडु और केरल के इलाके में देखेंगे तो आपको मिलेगा चोल, पांड और चेर राजवंश। चोल और पांड ये तमिलनाडु के हैं और चेर केरल के। खारवेल कलिंग के क्षेत्र का रूलर है। कलिंग माने उड़ीसा। सातवाहन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का रूलर है। माने दक्कन के इलाके का। कण्व और सुंग जो है वह नॉर्थ इंडिया के रूलर्स हैं, नॉर्थ इंडिया के रूलर्स हैं। यानी मौर्यों के पतन के बाद यही सुंग वंश आया था, उसके बाद ये कण्व वंश आया था। सातवाहन वंश का इलाका अलग है, वो दक्कन के इलाके में है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में है। ये सब के सब देसी मूल के राजा हुए और इसी दौर में आपको विदेशी मूल के राजा भी नजर आएंगे। विदेशी शासक भी नजर आएंगे। वो लोग जिन्होंने हमला किया था और जीत के भारत में सत्ता स्थापित किया था, वो सुंग के
समकालिक, इनके समकालिक थे। इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इन इंडो ग्रीक में से जो महत्वपूर्ण राजा आपको नजर आएंगे, एक है डेमेट्रियस, डेमेट्रियस और मिनांडर। डेमेट्रियस और मिनांडर। कण्व के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, इनको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। सातवाहन के समकालिक हैं सातवाहन के समकालिक हैं शक। शकों में जो सबसे प्रसिद्ध राजा है वो है रुद्रदामन, रुद्रदामन। खारवेल क्योंकि कलिंग का राजा है तो इस इलाके में विदेशियों का ज्यादा प्रभाव नहीं है, तो इनके समकालिक विदेशी कौन है हम इनके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो विदेशियों की समकालीनता का अध्ययन सिर्फ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के काल के हैं और एक दूसरे के काल के होने के नाते एक दूसरे से नजदीक हैं। अब अगला मामला यह है कि मूलतः मामला यह है कि इनके बीच में युद्ध हुआ और इनके बीच में कूटनीतिक समझौते हुए, कूटनीतिक संबंध हुआ। युद्ध और कूटनीतिक संबंध हुआ, इनके बीच में युद्ध हुआ और इनके बीच में कूटनीतिक संबंध हुआ। तो अब आप देखोगे कि शुंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम इंडो ग्रीक के बारे में भी पढ़ेंगे, और जब हम सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे तो हम शक के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका भी शकों के साथ में युद्ध हुआ और कूटनीतिक संबंध भी हुआ। कूटनीतिक संबंध भी हुआ। इसके अलावा एक विदेशी शासक और वंश नजर आएगा, एक है पर्थियन। पर्थियन ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पर्थियन को हिंदी में पहलव बोलते हैं, अंग्रेजी में पर्थियन बोलते हैं, हिंदी में पहलव बोलते हैं। वैसे हिंदी में भी लोग पर्थियन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहलव के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोड़ देंगे उनको, एक आध लाइन बोल दूंगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण है विदेशियों में वो है कुषाण, इनके बारे में जरूर पढ़ना है। कुषाण, कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण डायनेस्टी के अंतर्गत जिस एक राजा के बारे में मूल रूप से पढ़ना है, जो जरूर पढ़ना है, वो है कनिष्क। कनिष्क कनिष्क सर सभी किंग याद करने जरूरी हैं क्या एक डायनेस्टी के? बिल्कुल नहीं। किसी डायनेस्टी के सारे राजाओं का नाम याद करके कोई फायदा नहीं है, जरूरत बिल्कुल नहीं होती। सर मेरे मार्क्स हैं 35 आउट ऑफ 125, हिस्ट्री ऑप्शनल अटेम्प्ट क्वेश्चन 5 आउट ऑफ 10, प्लीज रिव्यू। अब 35 आउट ऑफ 125 ठीक है, शुरुआत है, अभी लिखते रहोगे तो नंबर बढ़ेगा, अभी लिखते रहने की जरूरत है।
मैं ब्लॉक होना चाहता हूं और ब्लॉक सॉरी। तो देसी मूल के राजा और विदेशी मूल के राजा कौन कौन है सो स्पष्ट हो गया। उसके बाद फिर तुंग काल। तुंग काल तुंग एज। अब ये देखो, तुंग काल के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखना है जिससे कि एक प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकें। बहुत ज्यादा डिटेल में जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। 5-6 बातें ऐसी होंगी जो जान लोगे, एक प्रश्न का उत्तर निकाल लोगे। तो नंबर 1, मौर्यों का अंत और एक नए राजवंश की शुरुआत। एक नए राजवंश की शुरुआत। नए राजवंश की शुरुआत। इस राजवंश में जो प्रमुख राजा हैं, पहला संस्थापक राजा तो पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग है। उसके बाद अग्निमित्र है। वसुमित्र है। भागभद्र है। हो गया। अब इससे ज्यादा के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानना। फिर हम ये देखते हैं कि इस काल का इतिहास यदि लिखना है तो जानकारी के लिए स्रोत क्या है। दूसरा पॉइंट है जानकारी के स्रोत। आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में कुछ लिख रहे हैं आंसर वगैरह किसी भी टॉपिक के ऊपर, और यदि आप उसके अंतर्गत ये बात कह देते हैं कि इस विषय में हमारी जानकारी के लिए ये सोर्सेस हैं, तो आपका 1 नंबर तो समझो कि पक्का बढ़ जाएगा। जानकारी के स्रोत क्या है? तो एक स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बाद फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है महाभाष्य। महाभाष्य। इसके बाद पुरातात्विक स्रोत, बल्कि एक और दे दो, हर्षवर्धन। हर्षचरित। हर्षचरित। उसके बाद फिर पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्का, मूर्तियां, सिक्का, मूर्तियां, सत्यम दुबे, so that we too can join you in the class. ज्योति लायन, टेस्ट प्रिंटेड कॉपी पे देना है क्या? आप लोग के प्रॉब्लम्स को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। यदि आप लोग अपने प्रॉब्लम से मुझे एक दफ़ा ठीक से वाकिफ करा दें तो मैं पहुँचा सकूँ समस्या सही जगह पर। आई हैव टेकन एडमिशन लेट, सत्यम दुबे। सत्यम, क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा पीछे कुछ क्वेश्चन होगा जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे मेरे सामने में। जिन 10 लोगों का कुछ आ रहा है, 7 लोगों 8 लोगों का, उनमें से तुम्हारा तो बस इतना ही आ रहा है कि आई हैव टेकन माई एडमिशन लेट वगैरह वगैरह। और तुम समझो कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो टॉपिक की गति में आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं हमेशा तो नज़र नहीं देख पाऊंगा ना कि क्या है। सिक्का, मूर्तियां, उसके बाद अभिलेख, उसके बाद भवन, पर्टिकुलरली सांची और भरहूत का स्तूप, सांची और भरहूत का स्तूप, सांची और भरहूत का स्तूप। ठीक है, ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट के बारे में मैं बोल दूंगा, जो लोग टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उन लोगों को मैं बोल दूंगा कि वो लोग टेस्ट भेज दें आपको टाइम पर। अब अगला मुद्दा है कि और टेस्ट के क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है। चलिए, अभी आप लोग यदि इतने सारे सवाल पूछेंगे ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजेरियल है, टॉपिक पर से दिमाग आपका दूर रहेगा। और मैं 1.5 घंटे का समय है पढ़ाने का भाई, यदि मैं उसमें 1.5 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट भी कम से कम ना पढ़ा पाया तो आपको कितना मैं दे पाऊंगा और कितना आप ले पाएंगे। सो आप लोग अपनी ओर से जो बातें कहनी है उसी समय कह दिया करिए जिस समय मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। क्लास की शुरुआत हो गई, टॉपिक के बीच में हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी ओर से कुछ कहने लगिएगा तो इसका मतलब है कि आप पढ़ते कम है, कंप्लेन ज़्यादा करते हैं। तो जिस समय क्लास की शुरुआत हुई, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि पहला 2-3 मिनट 4 मिनट इसके लिए होता है। उसके बाद क्लास के बीच में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, तो फिर मेरी गति तो बिल्कुल ही बाधित हो जाएगी। अब मेरी गति बाधित होगी तो नुकसान किसका होगा? आप ही का होगा। इसलिए अब ट्राई टू लर्न द पैटर्न, हाउ टू एंड व्हेन टू रेज द क्वेश्चन। तो सुंग के बारे में आपको समझ में आ गया कि जानकारी के सोर्सेस क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि बौद्ध साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर से क्या जानकारी मिलती है?
यही कि वह कट्टर बौद्ध विरोधी था। बौद्ध विरोधी 84,000 स्तूप तोड़ने का आदेश दिया था। स्तूप तोड़ने का आदेश दिया था। चौरासी हजार स्तूप तोड़ने का आदेश दिया था। बौद्ध भिक्षुओं के कटे हुए सर, बौद्ध भिक्षुओं के कटे हुए सर की मांग और उसके लिए इनाम की घोषणा किया था। और उसके लिए इनाम की घोषणा किया था। फिर महाभाष्य का मतलब क्या है? महाभाष्य क्या है? तो व्याकरण की किताब है। व्याकरण की बुक है। व्याकरण की बुक से इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब अश्वमेध यज्ञ से ये जानकारी भी मिल रही है, माफ करिए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था और इस संदर्भ में ये जानकारी भी मिल रही है कि पातंजलि उसके पुरोहित थे। पातंजलि उसके पुरोहित हैं और वही पातंजलि महाभाष्य के लेखक हैं। तो इससे ये तो पता चलता है ना कि शुंग काल के दौरान संस्कृत भाषा में व्याकरण की एक महान ग्रंथ की रचना हुई। फिर यह भी पता चलता है कि पातंजलि ने उसी समय योग सूत्र की भी रचना किया था। योग सूत्र की रचना किया था, जिसमें योग दर्शन, योग का दार्शनिक विश्लेषण हुआ। योग का दार्शनिक विश्लेषण हुआ। योग का दार्शनिक विश्लेषण हुआ। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना होगा कि यदि इतनी जानकारी मात्र मिल जाए कि पातंजलि इनके काल में थे, तो पातंजलि ने जितने काम किए हैं वो सारे काम इनके काल में हुए हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। उसके बाद फिर देखो आप कि हर्षचरित से क्या पता चलता है? तो हर्षचरित से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने
वृद्धरथ की हत्या कर, वृद्धरथ की हत्या किया था। हर्षचरित में वानभट्ट ने यह जानकारी दिया था कि पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या किया था। वही वृद्धरथ जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था, जिसकी हत्या करके यह स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किया था। तो कुल मिलाकर देखो, तो साहित्यिक स्रोतों से हमें ये जानकारी मिल रही है। एक और साहित्यिक स्रोत है जो यहां पर मैंने दिया नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। तो एक और जो साहित्यिक स्रोत है वो कौन सा है? कालिदास की रचना, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र के बीच के प्रेम के संबंध के ऊपर एक नाटक लिखा है कालिदास जी ने। ये अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र ये है जो पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश का राजा बना था। तो मालविका अग्निमित्रम भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो स्रोतों के बारे में आपकी आधी जानकारी हो गई कि साहित्यिक स्रोत क्या कहता है। उसके बाद फिर पुरातात्विक स्रोत की ओर चलकर देखो, तो पुरातात्विक स्रोत में हमें इस काल के सिक्के मिलते हैं। सिक्के कोई ऐसा नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बस यही कि मौर्यों की तरह ही पंचमार्क सिक्के इस काल में भी चल रहे थे। पंचमार्क सिक्के, या उसी को हिंदी में आहत सिक्का बोलते हैं। आहत सिक्का बोलते हैं। पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का। तो सिक्का, इनके इतिहास को जानने का कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि जिसको हम बहुत बैंक करें या हम कहें कि इन्होंने सिक्का के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। इसलिए एक लाइन में ही आपने बता दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद मूर्तियां, तो इनके काल से संबंधित भी आपको यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिलती हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिलती हैं। ये जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का पूरा इतिहास आपको मिलेगा प्राचीन काल के दौरान। उसका मतलब सिर्फ इतना भर का है कि यक्ष जो है वो धन का गार्जियन माना गया है इस धरती पर। इस धरती पर धन का गार्जियन माना गया है। जैसे देवताओं के बारे में ये माना जाता है कि भाई देवता सुंदर होते हैं, देवता ज्ञानी होते हैं, देवता बहुत पराक्रमी होते हैं। राक्षसों के बारे में भी यह है कि वो पराक्रमी होते हैं, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा है। यक्ष की अपनी खासियत यह है कि उसके पास धन का गार्जियनशिप है। माने यक्ष माने समझो गौतम अदानी, मुकेश अंबानी। जब आप कभी टीवी सीरियल वगैरह भी देखिएगा ना, तो यक्ष को जिस तरीके के चरित्र की तरह दिखाया जाता है वो गौतम अदानी टाइप का ही लगता है देखने में, वो मुकेश अंबानी टाइप का ही लगता है देखने में। तो ये जो मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, ये सब यक्ष हैं जो कि धन के गार्जियन हैं, और उनकी इसीलिए इस संसार में पूजा होती है। उनके अंतर्गत ये कहा गया है न रूप होता है, न उनके अंतर्गत कोई विद्या होती है, न उनके अंतर्गत पराक्रम होता है, न उनके अंतर्गत कोई संसार के लिए जगत कल्याण का कोई बोध होता है। फिर भी उनकी इज्जत होती है क्योंकि उनके पास में पैसा होता है। और आप ये देखिएगा कि हिंदुस्तान के साहित्य में और हिंदुस्तान की कलाओं में, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, उसके अंतर्गत
यक्ष की मूर्तियां या यक्ष के पेंटिंग्स खूब बनाए गए हैं। कुबेर उन्हीं यक्षों में से सबसे प्रमुख यक्ष है जिसे धन का गार्जियन कहा जाता था। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यक्ष की मूर्तियां हमको इस काल में नजर आती हैं। मौर्य काल में भी यक्ष और यक्षी की मूर्तियां मिली हैं, इस काल की भी मिली हैं। तो इस काल की मूर्तियां मौर्य काल की मूर्तियों से बस थोड़ा सा इस अर्थ में भिन्न है कि इस काल की मूर्तियों की चमक थोड़ी ज्यादा है। बात इतनी भर की है कि अगले चरण की है तो चमक तो ज्यादा होगी, अदरवाइज ये सेम ही है। अभिलेखों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अभिलेख है अयोध्या का धनदेव का अभिलेख। अयोध्या का धनदेव का अभिलेख। अयोध्या का धनदेव का अभिलेख, अयोध्या से अभिलेख मिला है, राजा धनदेव है, उन्हीं ने ये अभिलेख खुदवाया है। लेकिन उस अभिलेख में उन्होंने ये बताया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। दो बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने बताया? तो धनदेव के अभिलेख से यह पता चला। अब इसके बाद फिर ये देखो कि इसके काल में हमें सांची और भरहूत में, सांची और भरहूत में हमें बृहद आकार का भव्य और कला संपन्न स्तूपों का संवर्धन हुआ। सबसे पहले मैंने एक वर्ड समझाना है, संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है जो पहले की तुलना में ज्यादा बड़ा हो गया। पहले से स्तूप यहां पर मौजूद था जो अशोक ने बनवाया था। अशोक वाले स्तूप ईंट के थे, अब ये पत्थर के हो गए। अशोक का स्तूप छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। अशोक का जो स्तूप था उसकी तुलना में अब ये भव्य हो गया। उसकी तुलना में इसमें कलाकृतियां बहुत विकसित हो गई। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि यह सांची का जो स्तूप है वह उस युग में भारत में बना हुआ सबसे शानदार भवन था। सबसे शानदार स्थापत्य कौन था? तो सांची का स्तूप। और उसके बाद में भरहूत का स्तूप। तो शब्द देखो, बृहदाकार माने बड़े आकार का, भव्य है माने उसके अंतर्गत निर्माण की शैली बड़ी उन्नत है, और उसके अंतर्गत बहुत अधिक कलात्मकता है। बहुत बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनाई गई हैं और मूर्तियों के निर्माण में कलात्मक स्तर उन्नत दिखाई देता है। तो इन सब के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? ये जो बृहद आकार, भव्य, कलात्मक सांची और भरहूत के स्तूप नजर आते हैं, इन सबों के आधार पर आपको क्या निष्कर्ष निकल के आता है? तो ये देखो कि साहित्य में आपने ये पढ़ा था कि वो कट्टर बौद्ध विरोधी था, 84,000 स्तूप तुड़वा दिया था, बौद्ध भिक्षुओं का कटा हुआ सर लाने की बात कहता था। वो कहता था कि जो एक बौद्ध भिक्षु का कटा हुआ सर लेकर आएगा उसको हम 1 स्वर्ण मुद्रा इनाम में देंगे। क्या सच है? क्या सच में वो इतना बड़ा कट्टरपंथी था? वह चरमपंथी ब्राह्मणवादी था जो बौद्ध धर्म का मुखर विरोधी और दुश्मन था और उसका हर हाल में दमन करना चाहता था।
तो फिर उत्तर है कि पुरातात्विक स्रोत तो कुछ और कह रहे हैं। ये सच है कि वह ब्राह्मण था, और ये भी सच है कि ब्राह्मणवादी था, लेकिन ये बात कि वह कट्टरपंथी ब्राह्मण था और बौद्धों का दुश्मन था, उनका दमन कर दिया था, इस बात का प्रमाण हमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध साहित्य से मिलता है। और बौद्ध साहित्य में उसके ऊपर लगाए गए तमाम प्रकार के आरोपों को हम आंख मूंद कर इतिहास मान लें तो ये तो ऐसी ही बात हो गई कि नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी जितने आरोप लगाते हैं हम सारे आरोपों को सही मान लें, या राहुल गांधी के ऊपर नरेंद्र मोदी जितने आरोप लगाते हैं हम उन आरोपों को सही मान लें। वही नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लोग राहुल गांधी पे जितने आरोप लगाते हैं उन आरोपों में राजनीति है, और राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग नरेंद्र मोदी पे जितने आरोप लगाते हैं उनमें भी राजनीति है। तो इसमें सत्यता कितनी है, इतिहासकार को इसे छील छील के देखना पड़ता है। इतिहासकार किसी के द्वारा कह दी गई बात को कोई ईश्वरीय वचन मान के नहीं चलता है। कहीं ईश्वर आ जाए और कोई स्टेटमेंट दे दें तो इतिहासकार कह देगा कि ऐसा है ईश्वर जी, ये आप यदि सच में ईश्वर हैं तो हमारे सिलेबस के बाहर हैं, तो मैं आपका अध्ययन करूंगा ही नहीं, मैं तो बस इतिहास की किताब और कॉपी कलम सब बंद करके रख दूंगा, आगे कुछ लिखूंगा नहीं। और यदि मुझे इतिहास लिखना है तो मुझे तो आपके द्वारा कही गई बातों की भी जांच करनी होगी। इतिहासकार किसी की कही हुई बात को आंख मूंद के नहीं मानता है, और यदि तुम में से कोई कभी भी किसी की भी कही हुई बात को आंख मूंद के मान ले रहा है तो इसका मतलब है कि तुम इतिहासकार उसी अंश में नहीं हो। और यदि तुम डाउट करते हो, परीक्षण करते हो, और तथ्य और तर्क के आधार पर अपनी बातें करते हो, अपनी बात करते हुए किसी खास विचारधारा के अनुराग में नहीं हो, किसी खास तरीके का निष्कर्ष निकालने की तुम्हारे अंदर एक चुल्ल न मची हुई हो, तो समझना कि तुम इतिहासकार हो। ज्यादातर लोगों में तो अपनी एक खास तरह की विचारधारा के मुताबिक निष्कर्ष निकालने की चुल्ल मची रहती है। उन्हें तो नरेंद्र मोदी को फेंकू सिद्ध करना है, उन्हें तो राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करना है, उन्हें तो अखिलेश यादव को वंशवादी सिद्ध करना है। मैं इन तीनों में से किसी भी एक पक्ष में नहीं हूं, न किसी का खंडन कर रहा हूं, न किसी का मंडन कर रहा हूं, लेकिन मैं यदि इतिहासकार की तरह इन सब के बारे में लिखूंगा तो मैं इनके विरोधियों के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर नहीं लिखूंगा, मैं रिसर्च करूंगा। क्योंकि मुझे इन विरोधियों के द्वारा दिए गए बयान पे चौवन्नी भर का भरोसा नहीं होता है, क्योंकि मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि विरोधियों के अंतर्गत तो पूर्वाग्रह हो सकता है, विरोधियों के अंतर्गत तो बदनाम करने की मंशा हो सकती है। इंटेंशन में देखूंगा, अच्छा तुम विरोधी हो, विरोधी होने के नाते तुम उसको बदनाम करोगे, तुमको फायदा होगा, बोला हाँ फायदा हो सकता है, तो फायदा हो सकता है, तुम झूठ भी बोल सकते हो। समझ गए? यदि तुम ए के स्टेटमेंट को बी के बारे में सुनते हो तो तुम सबसे पहले बोलो कि भैया तुमने बी के बारे में तमाम बुरी बुरी बातें कह दी, यदि बी बदनाम होगा तो तुमको फायदा होगा क्या? बोला हाँ फायदा होगा। बोला तब तुम झूठ भी बोल सकते हो। हमें और सारे तथ्यों की ओर चल के देखना चाहिए, और कोई तथ्य मिले ही नहीं तो, और कोई तथ्य न मिले तो हम क्या इतिहास नहीं लिखेंगे? हम लिखेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि बी के बारे में ए ने ऐसा कहा है, हालांकि इसके पीछे ए का अपना पूर्वाग्रह भी हो सकता है, क्योंकि बी यदि बदनाम होता तो ए को फायदा होता। अतः ए ने जितने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस विषय में और कोई तथ्य नहीं मिलते हैं। अतः हम इस विषय पर कोई निर्णायक और कोई प्रमाणिक बात नहीं कर सकते। इतिहासकार इस शैली में लिखता है। यह नहीं है कि इतिहासकार भी तुम रहो और
किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया और तुम वृंदगान करने लगो, जय हो जय हो जय हो। इसका मतलब है कि उसी अनुपात में इतिहास की क्षय हो क्षय हो क्षय हो। तो इफ यू आर अ हिस्टोरियन एंड इफ यू वांट टू बी अ हिस्टोरियन, डोंट फॉलो, एंड इफ यू आर फॉलोइंग, डोंट क्लेम योरसेल्फ एज अ हिस्टोरियन। The moment you start following somebody, you start killing history. You start assassinating history. समझ गए? तो अब देखो कि बुद्धिस्ट सोर्सेस में तो कहा गया कट्टर बौद्ध विरोधी था, ये कहा गया कि 84,000 स्तूप तोड़ दिया। लेकिन यदि हम स्थापत्य को देखें तो हमको लगता है कि सबसे शानदार महल है तो क्या, तो स्तूप। कहां? तो शुंग राजा के राज्य के कैपिटल के पड़ोस में, शुंग राजा के राज्य के कैपिटल के पड़ोस में उस युग का सबसे शानदार भवन है और वो एक स्तूप है। और आप आरोप क्या लगा रहे हैं कि 84,000 स्तूप तोड़ने का आदेश दिया था। तो इसका मतलब है कि बौद्ध साहित्य के अंदर पूर्वाग्रह पूर्ण भावना के साथ पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आरोप लगाया गया है। अब यदि आरोप लगाया गया है तो कुछ तो कारण होगा ना जी, या कि कुछ भी ऐसे ही लिख दिया, बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेकर प्रभु का नाम। कुछ भी तो नहीं लिख दिया गया होगा ना जी, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो रीजन क्या है? तो रीजन यह है कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, उसे वरीयता मिल रही थी, वह बौद्ध राजा की हत्या किया था, बौद्ध राजा की हत्या किया। और हो सकता है कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने विद्रोह वगैरह किया होगा और उनके साथ में कठोरतापूर्ण व्यवहार किया होगा और उन्हीं लोगों के लिए कहा होगा कि कोई कटा हुआ सर ला के देगा तो हम उसको स्वर्ण मुद्रा देंगे। कटा हुआ सर किसका? सामान्य बौद्ध भिक्षु का नहीं। यदि कोई बौद्ध भिक्षु ने इस तरीके का व्यवहार किया होगा जो राजद्रोह की श्रेणी में आता होगा। क्योंकि यदि एक राजा की हत्या हुई है और राजा की हत्या होने से राजवंश का अंत हुआ है और एक नए राजवंश की शुरुआत हुई है, जिस राजा की हत्या हुई वो बौद्ध था और जिस राजा ने नई सत्ता की शुरुआत किया वो ब्राह्मण है, एक पूरी की पूरी जीवन धारा में परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से। ब्राह्मण धर्म 6th सेंचुरी BC के शासकों के द्वारा उपेक्षा का शिकार हुआ था और वो उपेक्षा जारी रही थी। मौर्य काल में उपेक्षा और बढ़ी थी। उपेक्षा बढ़ी थी का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि दमन हुआ था, मतलब यह है कि वरीयता मिली थी श्रमण धर्म को, और श्रमण धर्म की बढ़ती हुई वरीयता मौर्य काल में और मजबूत हुई थी और वही वरीयता बृहद्रथ के काल तक चली थी और बृहद्रथ के मरते ही श्रमण धर्म की वरीयता खत्म हुई और ब्राह्मण धर्म की वरीयता फिर से शुरू हुई। यदि ब्राह्मण धर्म की वरीयता फिर से शुरू हुई तो यह बड़ी घटना थी ना भारत के इतिहास की। तो संभव है कि कुछ बौद्धों ने विरोध किया होगा और जिन बौद्धों ने विरोध किया होगा उन विरोधियों को वह बौद्ध की तरह देखेगा कि विरोधी की तरह देखेगा? तो राजा तो उसे विरोधी की तरह देखेगा, उस विरोधी के रूप में चाहे जो सामने में आ जाए उसका दमन कर देगा वो। क्योंकि राजनीति में, पर्टिकुलरली राजतंत्र की राजनीति में गलती के लिए गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वहां गलती होती है तो जान चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कठोरता पूर्ण व्यवहार किया गया होगा, लेकिन यह कठोरता आम बौद्ध की ओर नहीं अभिव्यक्त हुई होगी, बल्कि उन बौद्धों की ओर हुई होगी जिन्होंने कि विरोध किया होगा। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र शुंग कट्टरपंथी शासक था जिसने कि बौद्ध धर्म का
सत्यानाश कर देने, उसका सर्वनाश कर देने के उद्देश्य से उनके 84,000 स्तूप को तुड़वा दिया था और बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करा दिया था। ये पूर्वाग्रह से परिपूर्ण बयान दिखता है। ठीक है, अब आप कहिएगा सर लिखवा देते, मैं लिखवाऊंगा, पॉइंट्स लिखवाऊंगा, अभी रुक जा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने में पहले रख दिए गए हैं, फिर इसके अंतर्गत एक दफा मैं आपकी सामान्य समझ स्पष्ट कर दूं, फिर पॉइंट्स लिखवा दूंगा। उसके बाद फिर क्या है, तो स्रोत के बारे में तो आपको साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत बता चुका हूं, तो अब आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए, शुंग वंश, शुंग वंश का इतिहास, शुंग वंश का इतिहास मौर्योत्तर काल के शुंग वंश का इतिहास मौर्योत्तर काल के शुंग काल का इतिहास मौर्योत्तर काल के आरंभ और एक निर्णायक मोड़ की तरह है, एक निर्णायक मोड़ की तरह है, जिसके तहत निम्नलिखित बातें, जिसके तहत निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है, निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है, निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है। नंबर एक, यहां से साम्राज्य के विघटन, साम्राज्य के विघटन और मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी मध्य गंगा घाटी के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत हुई। यहां से साम्राज्य के विघटन और मध्य गंगा घाटी के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट, इनका राजनीतिक दृष्टिकोण, इनका राजनीतिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था, राजनीतिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। ये भेरी घोष में विश्वास करते थे, भेरी घोष में विश्वास करते थे। दो बार अश्वमेध यज्ञ किया था, दो बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ के माध्यम से
इस यज्ञ के माध्यम से वह राज्य की सीमा विस्तार और राजनीतिक एकीकरण की दिशा में कुछ उपाय किया होगा, कुछ उपाय किया होगा। इनके काल में ग्रीक शासकों का हमला हुआ था। इनके काल में ग्रीक शासकों का हमला हुआ था और उनसे इनका युद्ध हुआ था। एक युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की जीत हुई थी। जिसके उपलक्ष्य में वह अश्वमेध यज्ञ कराया था। आगे चलकर ग्रीक राजाओं के साथ शुंगों का राजनयिक संबंध भी बन गया था। आगे चलकर ग्रीक राजाओं का शुंगों के साथ राजनयिक संबंध भी बन गया था। आगे चलकर ग्रीक राजाओं का शुंगों के साथ राजनयिक संबंध भी बन गया था। इसका प्रमाण हेलियोडोरस का उस वंश के राजा भागभद्र के दरबार में दूत बन के जाना। सेंटेंस में दोबारा गढ़ता हूं। इस बात का प्रमाण हेलियोडोरस का उस वंश के राजा भागभद्र के दरबार में दूत बन के जाना है। दूत बनकर जाना है। दूत बनकर जाना है। इस दौरान ग्रीक लोगों का भी भारतीयकरण हो गया। ग्रीक लोगों का भी भारतीयकरण
हो गया। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मीनांडर बौद्ध हो गया था। मीनांडर बौद्ध हो गया था मीनांडर बौद्ध हो गया था और बेसनगर के गरुड़ ध्वज बेसनगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख बेसनगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से इसकी पुष्टि होती है कि बेसनगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख से इस बात की पुष्टि होती है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म अपना लिया था। भागवत धर्म अपना लिया था। हेलियोडोरस भागवत धर्म अपना लिया था। हेलियोडोरस भागवत धर्म अपना लिया था। अब अगला पॉइंट, शुंग राजाओं का शासन मोटे तौर पर मौर्यों के जैसा ही था। शासन मौर्यों के जैसा ही था। मौर्यों के जैसा ही था, यानी कि प्रशासनिक ढांचा छोटा जरूर हो गया था, लेकिन शासन संबंधी विधान और व्यवस्था में निरंतरता जारी थी। शासन संबंधी विधान और व्यवस्था में निरंतरता जारी थी। विधान और व्यवस्था में निरंतरता जारी थी। इन सब के मद्देनजर यह कह सकते हैं कि प्रशासनिक ढांचा के स्तर पर शुंगों का कोई बड़ा योगदान नहीं था। नो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। शासन व्यवस्था के मामले में शुंगों का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। इनके काल में मौर्यों के समान ही पंचमार्क सिक्का भी जारी रहा। पंचमार्क सिक्का जारी रहा। इनके काल में मौर्यों की ही तरह पंचमार्क सिक्का जारी रहा।
कृषि उद्योग व्यापार, कृषि उद्योग व्यापार श्रेणी व्यवस्था, नगरीकरण आदि मोटे तौर पर पहले ही जैसी रही। आदि की स्थिति मोटे तौर पर पहले जैसी ही रही। आदि की स्थिति मोटे तौर पर पहले ही जैसी रही। हालांकि राज्य के हस्तक्षेप और योगदान की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। राज्य के हस्तक्षेप और योगदान की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। राज्य के हस्तक्षेप और योगदान की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। नो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट इज अवेलेबल। राज्य के योगदान और हस्तक्षेप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। छठा पॉइंट, इस काल का महत्व सबसे ज्यादा, इस काल का महत्व सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि श्रमण परंपरा की वरीयता, श्रमण परंपरा की वरीयता के स्थान पर ब्राह्मण परंपरा की वरीयता स्थापित हुई। श्रमण परंपरा की वरीयता के स्थान पर ब्राह्मण परंपरा की वरीयता स्थापित हुई। श्रमण परंपरा की वरीयता के स्थान पर ब्राह्मण परंपरा की वरीयता स्थापित हुई। अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ हुआ। संभवतः इसी काल में स्मृतियों की रचना शुरू हुई। स्मृतियों की रचना शुरू हुई। शायद इसी काल में वेदों का संकलन आरंभ हुआ। वेदों का संकलन आरंभ हुआ। शायद यही काल था जब रामायण, महाभारत आदि की रचना आरंभ हुई। हालांकि उपरोक्त साहित्यों की निश्चित तिथि निर्धारण संभव नहीं है। हालांकि उपरोक्त साहित्यों की निश्चित तिथि निर्धारण संभव नहीं है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि
कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि इनकी रचना ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्भव से प्रभावित है। इनकी रचना ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्भव से प्रभावित है। इनकी रचना ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्भव से प्रभावित है। इस काल में हमें सांख्य और योग दर्शन का विकास भी दिखता है। सांख्य और योग दर्शन का विकास भी दिखता है। पातंजलि इसी काल में हुए थे। पातंजलि इसी काल में हुए थे। जिन्होंने योग सूत्र और महाभाष्य दोनों की रचना किया था। योग सूत्र और महाभाष्य दोनों की रचना किया था। योग सूत्र और महाभाष्य दोनों की रचना किया था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। बौद्ध साहित्य में इसे कट्टर ब्राह्मणवादी, बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को कट्टर ब्राह्मणवादी और बौद्धों का दमनकर्ता कहा गया है। अब मैं पूरा वो सेंटेंस तो नहीं लिख पाऊंगा कि 84,000 स्तूप तोड़ देने का आदेश दिया और कहा कि जो एक बौद्ध भिक्षु का कटा हुआ सर ला के देगा उसको एक स्वर्ण मुद्रा इनाम में देंगे। आप लोगों को लिखने का स्पेस मिलेगा आंसर में तो लिख दीजिएगा। मैं पीछे तो लिख चुका हूं, समझा चुका हूं। अब मैं वहां से पॉइंट निकाल रहा हूं, तो पॉइंट निकालते हुए जरूरी नहीं कि मैं उसका पूरा डिटेल लिख पाऊं, लेकिन पीछे डिटेल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। कट्टर ब्राह्मण और बौद्धों का दमनकर्ता कहा गया है। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को कट्टर ब्राह्मण और बौद्धों का दमनकर्ता कहा गया है। हालांकि सांची और भरहूत के स्तूपों से भिन्न कहानी मिलती है। सांची और भरहूत के स्तूपों से भिन्न कहानी मिलती है। सांची और भरहूत के स्तूपों से भिन्न कहानी मिलती है। तो अब आपको यदि मैं कहूं कि मैंने इससे संबंधित सारी बातें बता दिया तो कोई दिक्कत है क्या? यहां पर एक लाइन और जोड़ देता हूं और उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कि यह काल कला और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यह काल कला और स्थापत्य के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है।
और इस संबंध में जो भी उपलब्धियां हैं वह मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है और इस संदर्भ में जो भी उपलब्धियां हैं वह मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बताइए, इतना लिख देना काफी नहीं है शुंग काल के बारे में एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए? शुंग काल के बारे में एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए काफी है। निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शुंग काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था और कुछ अर्थों में इसे हम गुप्तों के स्वर्ण युग संबंधित उपलब्धियों की पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं और कुछ अर्थों में इसे हम गुप्तों की स्वर्ण युग संबंधी उपलब्धियों की पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। गुप्तों की स्वर्ण युग संबंधित उपलब्धियों की पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। प्रस्थान बिंदु का मतलब क्या होता है? प्रस्थान बिंदु का मतलब यह होता है कि देखो, एक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक अलग सभ्यता है, उसकी एक संस्कृति है, उसका वैदिक संस्कृति और सभ्यता से क्या नाता है ये अभी इतिहासकारों के बीच में स्पष्ट नहीं है। दूसरा एक दौर है वैदिक सभ्यता का। तीसरा दौर है जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौर में उभरा, जिसको हम श्रमण परंपरा कहते हैं। श्रमण परंपरा विकसित होते हुए मौर्य काल तक अपने पीक पर पहुंचती है और फिर से हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं ब्राह्मण परंपरा पुनरोद्भव की ओर जाती है। जिस समय श्रमण परंपरा चल रही थी, ऐसा नहीं है कि उस समय ब्राह्मण परंपरा खत्म हो गई थी, उसमें ब्राह्मण परंपरा मौजूद थी, लेकिन सेकेंडरी फेज में थी या स्टेज में थी या स्टेटस में थी। उस समय वह डोमिनेंट नहीं थी। डोमिनेंट थी श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा सेकेंडरी थी। इस दौर में क्या हुआ है? इस दौर में ब्राह्मण परंपरा डोमिनेंट स्टेटस में आ गई और श्रमण वाले आ गए सेकेंडरी में। ब्राह्मण हो गए डोमिनेंट और श्रमण हो गए सेकेंडरी। यानी कि मौर्योत्तर काल में ऐसा नहीं कि श्रमण परंपरा का अंत हो गया है, लेकिन श्रमण परंपरा सेकेंडरी पोजीशन में आ गई और ब्राह्मण परंपरा डोमिनेंट स्टेटस में चली गई। ये धारा गुप्त काल तक जारी रहती है। कुछ कालखंडों के अपवाद को छोड़ दीजिए तो ये धारा भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना तक जारी रहती है। बीच बीच में ऐसे दौर आए हैं कि जब बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला, जैसे हर्षवर्धन के काल में या बंगाल के पाल शासकों के काल में। लेकिन मोटे तौर पर देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बौद्ध धर्म की तुलना में या जैन धर्म की तुलना में अब ब्राह्मण धर्म ने प्रेफरेंस प्राप्त कर लिया और वो प्रेफरेंस कुछ अपवादों को छोड़कर जारी ही रहा। और शासकीय संरक्षण का जो प्रेफरेंस है वो आगे चलकर मुसलमानों को मिला, तब जबकि मुस्लिमों ने भारत में सत्ता स्थापित किया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि गुप्त काल की स्वर्ण कालीन उपलब्धियां जो है, मैंने गुप्त काल के बारे में यह कहा जाता है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत महान उपलब्धियां हासिल किया था। और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो महान उपलब्धियां हासिल किया था
वो बेसिकली धर्म, दर्शन, शिक्षा, कला, स्थापत्य, साहित्य, भाषा आदि को लेकर है। और इस संदर्भ में जो उनकी महान उपलब्धियां हैं, यदि आप उन उपलब्धियों की जड़ों की खोज करिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ हद तक वो जड़ें शुंग काल में भी विकसित हुई थी। अब शुंग काल में आपको यदि इतनी सारी बातें लिखने का मौका मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आप एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछोगे कि इस टॉपिक पे सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन कोई आ सकता है तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि शुंग काल प्राचीन भारतीय इतिहास का भारतीय इतिहास का एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु था, एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु था। टिप्पणी करें या प्रकाश डालें, सिंपल प्रकाश डालें। यही क्वेश्चन आपके सामने में आएगा। अब बताओ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब जो 2-3 मिनट का टाइम बचा है उस बीच में मैं कोई नए क्वेश्चन का आंसर तो नहीं करा सकता या कोई नया टॉपिक तो नहीं करा सकता। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा था, जिनका जवाब मैं उस समय नहीं दे पाया था, अभी की तिथि में, अभी के समय में, न तिथि, अभी के समय में आप लोग चाहो तो क्वेश्चन पूछ लो। जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन पूछ लो। 2-3 मिनट का टाइम मात्र बचा है, खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं पूछ पाओगे। भेरी घोष युद्ध के जरिए साम्राज्य विस्तार, हाँ सही है। कंपलसरी इंग्लिश पेपर के लिए क्या करें, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। क्लियर है। और भी कुछ लोग पूछ रहे थे कुछ टेस्ट वेस्ट के बारे में और राइटिंग के बारे में, नोट्स के बारे में, उनकी कॉपी नहीं मिल पाई, उनका आंसर नहीं मिल पाया। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। एक बच्ची कोई कह रही थी कि अभी उसने क्लास ज्वाइन किया है, उसको अभी कुछ पूछना है, या फिर कोई बच्चा कह रहा था कि उसने लेट ज्वाइन किया है तो उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। जिन लोगों को जो पूछना है वो अभी पूछ लो। अब मैं देख रहा हूं तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा टेस्ट कब चेक होगा। जिन लोगों का चेक हो गया है उन लोगों को पहले क्यों मिल गया, किसी को पहले किसी को बाद में मिल रहा है क्या? श्रेणी व्यवस्था तो मैंने कल ही कहा है कि आगे के टॉपिक में है, उसको पढ़ाएंगे। श्रेणी व्यवस्था तो आगे के टॉपिक में है, उसको पढ़ाएंगे। अभी इतनी जल्दी मत पूछो दोस्त। एसी की तैयारी कैसे करें? अरे यार वो सब तो बाद में करेंगे। आज के क्लास या हिस्ट्री के ऑप्शनल से रिलेटेड कोई चीज हो तो पूछ लो। श्रेणी व्यवस्था तो मैंने कहा है बेटा बाद में करेंगे। मेरे टेस्ट स्किप हो गए हैं, फिर अटेंड कर पाएंगे? आई डोंट नो, दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन एंड आस्क द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फॉर दिस थिंग। आई डोंट नो। महापाषाण क्या होता है? महापाषाण एक संस्कृति है, अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। आप बहुत अद्भुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। क्या बात है, धन्यवाद सर। मैं उड़िया मीडियम का हूं, मैं कैसे ऑप्शनल की तैयारी करूं? हाँ ये देखो एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि उड़िया मीडियम के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें उड़िया मीडियम में नोट्स मिल पाएगा, मुझे तो इसके ऊपर अभी यकीन नहीं है। उड़िया मीडियम में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम अपनी बातें निश्चित तौर पर लिख सकते हो। मेरी बात यदि तुम समझ रहे हो तो तुम उसे अपने माध्यम में लिखो। तुम्हारी कॉपी एग्जामिन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो मुझे लगता है कि कॉपी एग्जामिन करने में उड़िया मीडियम का एग्जामिनर तो नहीं मिलेगा, और यदि मिल पाएगा तो मैनेजमेंट के लोगों से बात करना, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। तुम्हें यह कोशिश करना पड़ेगा कि तुम टूटी फूटी हिंदी में लिख दो, या कोई हिंदी जानने वाला हो तो उससे लिखवा लो। देखो क्या कर सकते हो।
क्योंकि उड़िया मीडियम में कॉपी एग्जामिन करने वाला आदमी तो शायद होगा नहीं। आंसर राइटिंग का वीडियो बना दीजिए। ठीक है, आंसर राइटिंग वीडियो तो बना दूंगा। वैसे वैदिक काल वाला वीडियो आज 6:30 बजे अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।